ठीक है बेटा, इसे कंटिन्यू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। यूनिट 1 है, क्लास आपकी 4 है। इसमें थकान का जिक्र दिया हुआ है। थकान क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की शारीरिक दशा जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को न्यूनतम लाती है। आप देखोगे कि कोई भी काम आप सुबह के टाइम करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छे से आता है, बट किसी काम को आप इवनिंग में करोगे, जब आप थक जाओगे, टीचिंग हो या लर्निंग हो, तो उसका रिजल्ट कम रहेगा इन कंपेरिजन देन मॉर्निंग के। यहाँ पे खेल का जिक्र किया गया है। हेनरी कोलवेल कुक की बुक है आपकी प्ले वे, लिख लेना बेटा, आगे आएगी आपका। अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया उससे प्राप्त होने के लिए आनंद के लिए की जाती है, वो आपका खेल कहलाती है। खेल का ध्यान रखना बेटा, आज जिस खेल को खेल बना दिया है प्रो कबड्डी लीग, ये खेल नहीं है। यहाँ बच्चे स्ट्रेस में हैं। आप देखोगे ना, वो जो छोटे बच्चों का एक गेम वो आता है, जो जहाँ वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो गेम नहीं है। उनसे पूछो जो परफॉर्म कर रहे हैं कितना स्ट्रेस है वहाँ। यहाँ स्ट्रेस रिमूव करने के लिए खेल खेला जाता था। पहले जो हम एक्टिविटी करते थे वो खेल थी, बट आज जो वो कंडीशन बन गई हैं टू विन, जीतने के लिए, तो वो खेल नहीं रही है। ठीक है, विशेषता क्या है बेटा इसकी? जन्मजात, स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वतंत्र, आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक का मतलब ये है कि यहाँ खेल खेलने के बाद आप जॉयफुल फील करोगे। आनंददायक, रचनात्मक, रुचि जनित क्रिया, यह परीक्षणात्मक, गतिशील, रचनात्मक, बौद्धिक लड़ाई, झूठ मूठ के खेल, संवेगात्मक खेल आदि हो सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखना, रोल प्ले, रोल टेकिंग एंड रोल प्ले करना। यहाँ पे बता रहा हूं बेटा, रोल प्लेइंग और रोल टेकिंग क्या है। अभी यहाँ पे एक वर्ड और लिखो सेपरेट नोट्स में, प्लास्टिक लव, प्लास्टिक लव। एक वर्ड लिखना, सिक्स पॉकेट कल्चर। रोल प्ले और रोल टेकिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, जब हम छोटे थे तो हमारी जो सिस्टर थी वो गुड़िया बनाती थी एक। वो किसकी बनती थी? कपड़े की। और ज्यादातर हम जब दर्जी के यहाँ जाते थे, पहले कपड़े सीते थे, दर्जी बोलते थे उन्हें, उनके यहाँ जाते थे, वहां से जो कटे हुए कपड़े थे उन्हें उठा करके बनाते, 2-3 दिन 5 दिन भी लग जाते थे, बट उससे एक इमोशनल लगाव था, टच था, और वो काफी लंबे टाइम तक साथ में रहती थी। इवन वो वहां तक सोते भी साथ में थे, अपने पास में रख के, मेरी गुड़िया है ये। इसी गेम को संचालित करने के लिए, ये गेम की बात चल रही है, खेल की बात चल रही है। कई बार वो आपस में जो लड़कियों का एक समूह होता था, वो डिसीजन करता था मेरी गुड़िया की शादी तुम्हारे गुड्डे से है, तो वहाँ भूमिकाओं को ग्रहण कर रहे हैं हम यहाँ पे। वो गुड़िया की शादी आप कर रहे हो तो एज ए गार्जियन आप यहाँ भूमिका, रोल टेकिंग आपने किया है। और ध्यान रखना, मेरे अब भी याद है, छोटे छोटे बर्तन देना, वहाँ गिफ्ट के रूप में चीजें देना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता था जैसे कि सोसाइटी में कोई एक्ट हो रहा हो। ठीक है ना, इसी चीज को कहते हैं रोल टेकिंग करना, रोल प्ले करना। गार्जियन की भूमिका निर्वहन करिए, वो छोटी गुड़िया अपनी गुड़िया की शादी कर रही है वहां, तो इसे बोलते हैं रोल टेकिंग करना, रोल प्लेइंग करना। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब सोसाइटी में आप टॉय लेने चले जाओ, बनाते हो क्या गुड़िया? नहीं बनाते। आपने तो शायद बनाई भी हो, बट नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आएगी वो कुछ नहीं बनाने वाली। आज हम गुड़िया के लिए टॉय लेने जाते हैं तो कहाँ से लाते हैं? दुकान से। कैसी लाएंगे? प्लास्टिक की गुड़िया। वो प्लास्टिक की गुड़िया का पता चला कि उसे आते ही तोड़ दिया, और उसकी टांग अलग और सिर अलग, और वो उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसे, क्योंकि हमने उसे परचेज किया है, हमने बनाया नहीं है, परचेज किया है। और वो कहाँ जाएगा? कूड़े में। और ध्यान रखना, ज्यादातर अपशिष्ट उस घर से निकलते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं। हो सकता है झाड़ू 4 बार भी लगती है, और उसमें ज्यादातर अपशिष्ट वो होते हैं जो बच्चे ने यूज किए हैं। प्लास्टिक टॉयज, इन्होंने सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट किया है। हमारी लाइफ में प्लास्टिक का रोल बढ़ा है एनवायरमेंट के हिसाब से। प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन है और ज़्यादा दिन तक अपने आप को रखती है, और प्लास्टिक की वजह से ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग में कैंसर देखने को मिल रहे हैं। आज प्लास्टिक के आपके टॉय आ गए हैं, इसी से ही आपके घर से जो गार्बेज निकलता है उसमें प्लास्टिक सबसे ज़्यादा निकल रही है, और वो एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर रही है। अब इससे क्या हुआ है, आज की सोसाइटी में फैमिली
कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फैमिली, परिवार, कितने प्रकार का है? जोर से बोलो। जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, और एक और बताओ। नेट जेआरएफ की परीक्षा में सोशियोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फैमिली कितने टाइप की होती है? मोस्ट ऑफ द, आपने बताया न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, एक है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, हिंदी में बोलते हैं विस्तारित परिवार। अब जो ये जॉइंट फैमिली थी हमारे पास, ये किस में बदल गई है? न्यूक्लियर फैमिली में। और हमारी सोसाइटी में रिलेशन का स्वरूप भी बदला है। अब सिंगल फैमिली, ये आपकी जो है न्यूक्लियर फैमिली क्या है? हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, ये आपकी क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। अब इस न्यूक्लियर फैमिली की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर आज के टाइम में एक बच्चा, अब उस एक बच्चे के लिए अर्निंग सोर्स क्या है? मम्मी पापा कमा रहे हैं, दादा दादी भी कमा रहे हैं कभी कभी आ जहाँ, और नाना नानी भी कमा रहे हैं। तो ये जो अर्निंग है ये कहलाती है सिक्स पॉकेट कल्चर। हमारी सोसाइटी में ये सिक्स पॉकेट कल्चर आज देखने को मिल रही है, जिससे कि क्या परिवर्तन हुए, पूरे चेंजेस सुन लेना बेटा। बच्चा दूसरे दिन पूछने लगे दादी आइए कब जाएगी? क्यों? क्योंकि दादी तो टीवी पे चला रही है भजन और उसे देखना है कार्टून। तो बच्चा पहले ही पूछने लगता है कै दिन रहेगी दादी, इतने दिन उसे झेलना है। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, हमारी सोच में परिवर्तन आया है, और सिक्स पॉकेट जो कल्चर डेवलप हुई है बच्चे की, उस बच्चे को हमने सर पे बैठा लिया है। बच्चा ज्यादातर डिसीजन ले रहा है क्योंकि ड्यू टू द न्यूक्लियर फैमिली। और यहाँ से टीचिंग की भी चीजें बदली हैं। टीचर जहां उस टीचिंग लर्निंग में सर्वोपरि था, आज टीचर बॉटम में। बच्चा क्लासरूम में ही टीचर को कहता मैं तो नहीं कर रहा, बता तुम क्या करोगे। और टीचर बाउंड है क्योंकि उसे जॉब करनी है, मैनेजमेंट ने कह रखी है कि बच्चे को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बच्चा हमारा ग्राहक है और ग्राहक ही भगवान है। बच्चा पढ़े या ना पढ़े वो आपको मैनेज करना है। वास्तविक तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आज के पब्लिक स्कूलों में सबसे ज्यादा जो है परेशान टीचर है। किसी को पीट नहीं सकता, बाउंड कर दिया गया, उसे सर्विस देनी है, और बच्चा ग्राहक है, वहाँ बच्चे को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना, पढ़ाई नहीं देनी है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है पढ़ाई का, मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, हो तो रही है, बट ये बच्चा जो प्रायोरिटी पे आया है, यहाँ हमारी टीचिंग एजुकेशन का स्वरूप चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? कि जहाँ बच्चा सुपीरियर हो गया है और टीचर सेकेंडरी पोजीशन पे गया है, इससे हमारी स्वरूप बदला है, और इसे हम बोलते हैं एंड्रागोजी। और पहले था पैडागोजी। पैडागोजी से एंड्रागोजी की तरफ क्यों गए हैं? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हमारी सोसाइटी कन्वर्ट हो रही है। और सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली पे भी नहीं रुकी है, वो सिंगल पेरेंट फैमिली की तरफ चली गई है। और सिंगल पेरेंट फैमिली में जाकर के कितने बड़े इश्यू क्रिएट होंगे, ये प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पे पता चलेगा। ठीक है बेटा, चले आगे। खेल पता चल गया। तदानुभूति, दूसरे की भावना के प्रति संवेगात्मक अनुक्रिया करना तदानुभूति कहलाता है। सिंपैथी और इम्पैथी दोनों वर्ड लिख लेना बेटा। गत्यात्मक उपागम, डायनेमिक अप्रोच, विद्यार्थी से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। मूल्य शिक्षा, नैतिक मूल्यों की बात की गई है। अध्यापक को सर्वाधिक अनिवार्यता संप्रेषण क्षमता विशेषता यह है कि वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए, विद्यार्थी के उत्तरों का सही जवाब देकर के शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सके। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी कक्षा में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आप टीचर हैं यहाँ पे, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बिहाफ पे कि आप टीचर हैं, और आपको वो आता नहीं है या आप उसके बारे में क्लियर नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? उसे धमका के चुप कर दोगे, डांट डपट दोगे, इधर उधर की बातें बता दोगे, या ईमानदारी से कहोगे कि कल इस पे आप भी पढ़ गया ना, मैं भी पढ़ गया हूँ, तब डिस्कशन करते हैं। तो यही बेस्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, और इस बेस्ट ऑप्शन को बहुत कम टीचर अपनाते हैं। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य विद्यार्थी के सर्वप्रथम सर्वांगीण विकास, सर्वपक्षीय। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आज शिक्षा का क्राइसिस क्या है। आप सब सोचते हैं कि जी हम तो नॉलेज लेने जा रहे हैं क्लास में, पर आज नेशन वाइड में कहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक का कार्य ये है कि बच्चे में उसके गुणों को विकसित करना है, ना कि
नॉलेज ट्रांसफर करना सेकेंडरी पोजीशन पे आ गया। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान नहीं ट्रांसफर करना है, नॉलेज तो सेकेंडरी पे है। आज मूल्यों को, जो संकट है मूल्यों का, उसको ज्यादा आपके अंदर डेवलप करना है शिक्षक का कार्य। अगर किसी बच्चे में आपने मूल्यों को डेवलप कर दिया है तो आप सक्सेसफुल टीचर हो। और अगर ये न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात आती है, ये तो आप किताब में से घर भी पढ़ सकते हो, बट जो आपके मूल्य हैं उन्हें आप किताब में से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है बेटा, अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लोगे बेटा, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। चलते हैं आगे थोड़ा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज सरल सक्षम बनाने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाना। ये क्या है, क्या मेथड हमें यूज करने चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उन चीजों का जिक्र किया गया है। घर से पढ़ के आने वाले हो आप, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसे पॉइंट आउट कर लेना, पर पढ़ के नहीं आओगे आप। आओगे पढ़ के? आए हो पढ़ के? कल भी बोला था मैंने, कोई ऐसा वर्ड है जो पूछना है यहाँ पे? चलो आगे। ये सब पॉइंट वो है बेटा जो हमें एक अपेक्षा करते हैं, टीचर का एक कार्य है बच्चे में इन चीजों को समावेश करना। नेक्स्ट देखना बेटा, मूल्यांकन एक नया टॉपिक है आपका, बहुत क्वेश्चन इस पे आए हैं। मूल्यांकन को मैंने डिफाइन किया है पिछली क्लास में। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इस चीज का पता लगाना हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन। समझ लेना, इसे महसूस कर लेना। दो प्रकार का है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट। मोटे तौर पे अधिकांशतः मुख्यतः दो प्रकार का हम बताते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ज्ञान का निर्माण किस सीमा तक हुआ है, इस चीज का पता लगाना फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। एग्जाम कहाँ पे? कल ही आपका टेस्ट ले लिया जाए टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपने कितना सीखा है, चल रही है प्रक्रिया, उसी के बीच में आपसे सीख रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए बोलते हैं इसे। जब आपने पूरा कर लिया है, एंड द प्रोसेस हो चुका है, तब होगा आपका सबमिटिव असेसमेंट, योगात्मक। इजीली समझ लोगे, बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे मूल्यांकन को लेकर के। मूल्यांकन मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इस चीज का पता लगाना मूल्यांकन है। अब कैसे पता लगा रहे हैं हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं। आप हमारी बुकलेट आई, आंसर बुक आ गई सामने, ध्यान रखना बेटा कैसे मूल्यांकन होता है। कीवर्ड, यहाँ पे एक वर्ड आता है सैंपलिंग। एक टीचर 120 कॉपी चेक करता है पूरे दिन में, कहने के लिए पूरा दिन है, पर 3 घंटे। मैं यहाँ और क्लास में नहीं बता सकता कि कितने घंटे लग रहे हैं, क्विकली चेक कर रहा है वो। असेसमेंट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आपकी जो कॉपी है उसका पहला प्रश्न आपकी पूरी कॉपी का व्यू दे देता है। आप किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हो, ये आपका पहला प्रश्न ही बता देगा। और अनुभवी जो मूल्यांकन करने वाला होगा वो ये बता देगा कि इस बंदे के इतने नंबर आने चाहिए। अब मूल्यांकन क्या है? अब ये पूरा मान लिया सोशियोलॉजी आपको पढ़ाया गया है, कोड है 138। अब हमने अपेक्षा की पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस आपके याद होना चाहिए, और आपसे वहां 7 क्वेश्चन कराए गए, आपने 6 कर दिए वहां, तो यहाँ 85% आपके मार्क्स आ गए। यानी कि निश्चित सीमा, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, आप उस सिलेबस के बारे में पूरा जानते हो, बट हो सकता है आपने एक टॉपिक छोड़ दिया हो, आप उसके बारे में नहीं जानते। तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इस चीज का पता लगाना हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना। और बेटा मूल्यांकन आज मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए शिक्षक मैं इस मन से आपको कह सकता हूं कि पहले की अपेक्षा शिक्षा का जो डाउनफॉल हुआ है आफ्टर कोविड, ना तो बच्चे अटेंटिव रहे हैं ना टीचर अटेंटिव रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में 2020 में जो आपकी एनईपी आई है, इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा ये कितनी इफेक्टिव हुई है। ठीक है, चले आगे बेटा। मूल्यांकन जरूर कर लेना, इफेक्टिव टीचिंग और मूल्यांकन दोनों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, अगर योग्यता में और कम्युनिकेशन में आए तो बेस्ट सबसे पहले कम्युनिकेशन है। विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग, पद्धति का उचित चयन, शिक्षण के लिए शिक्षक का उत्साह, और शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभव। ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम रिजल्ट रहा है
तो कौन अच्छा है? टीचर। और मैक्सिमम रिजल्ट नहीं रहा है तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? टीचर। फिर भी टीचर है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो टीचर को अपनी मैथडोलॉजी कहाँ है, पद्धति हमें बदल देनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। शिक्षक का अनुभव, टीचिंग इज ए साइंस एंड आर्ट बोथ। अनुभव ये कहता है जो आपको सिखा रहा है टीचर, अगर टीचर अनुभवी है तो थ्रू द एग्जाम्पल आपको सिखा देगा। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उचित पद्धति का चयन भी हमें करना चाहिए। अगर हमारी एक टेक्निक अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं लेके आ रही है तो हमें दूसरी टेक्निक यूज कर लेनी चाहिए। हमें चाहिए रिजल्ट वास्तव में। ठीक है बेटा। प्रभावोत्पादक शिक्षण व्यवहार की श्रेणी, क्या यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं? आई कॉन्टैक्ट। दैनिक जीवन में भी ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस या बिलीव सिस्टम उसका कमजोर है। अगर टीचर क्लासरूम में आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। किसी भी टीचर का क्लास में साइकोमोटिव स्टेज तय करती है कि उसका इंप्रेशन बच्चों पे किस प्रकार जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आगे खड़े हो गए, जी बताओ जी क्या करना, और हाथ पैर कांप रहे हैं। अब बच्चा देखेगा टीचर ही भाई ये तो नर्वस हो रहा है, ये क्या हमें पढ़ाएगा। आई कांटेक्ट करना, देख लेना। एक जब टीचर क्लास में आता है तो उसके फेस पे स्माइल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका टॉकिंग वे, उसका अपीयरेंस, वो सारी चीजें हमारी उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करती हैं। नाव जाती है, नाव में पार होकर के नदी आपको पार करनी है, पार करने वाले आप हो यहाँ, और हम उस नाव को चला रहे हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल देख लें। और आपने पूछा बीच में जाकर के कि सर आपको तैरना आवे या आपको नाव चलानी आवे, मैं कहूँ मुझे नहीं आती भाई, तो फिर क्या होगा। तो टीचर में इतना बिलीव बच्चे का हो कि जब वो क्लास में बैठे तो वो हमारी नाव पार सर कराएंगे, क्योंकि इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो सब चीजें जानते हैं। तो उस व्यक्ति के आई कांटेक्ट, उसकी वाणी, उसकी भावभंगिमा, उत्साह, जोश प्रदर्शन, ये सारी चीजें तय करेंगे कि आपका बिलीव उस टीचर पे कितना है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं बच्चे से, अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं वो फॉलो कर लिए तो आपका 100% रिजल्ट की गारंटी हमारी। ये है ऑनलाइन क्या बोल रहा हूं बेटा मैं। अगर जो इंस्ट्रक्शन हम आपको दे रहे हैं, कोई भी बालक इतना बेवकूफ नहीं है जो एमए करके आया वो बिल्कुल ही स्लो माइंड होगा, नहीं होगा। इतना अच्छा शेड्यूल, जितना अच्छा स्किल डेवलपमेंट, आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे नेट जीआरएफ नहीं कर पाते जब उनका शेड्यूल गड़बड़ा जाता है या उनका मेथड खराब हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर मेथड यूज कर लिया, प्रॉपर टाइम शेड्यूल यूज कर लिया, प्रॉपर स्टडी मटेरियल यूज किया, तो जेआरएफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। 100% रिजल्ट आपको मिल जाता है। और अगर आपका टीचर ऐसे एश्योर करता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा और आप क्लास में अटेंटिव होगे, जो टारगेट आपको दिया उसे करके आओगे। तो टीचर की ये सभी चीजें आपकी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब किसी बच्चे को हम कहते हैं पॉजिटिव, एक आपका आएगा यहाँ पे ही वर्ड, अधिकार रक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रोबिंग। क्लास में बीच बीच में बच्चे को मोटिवेशन देना। कोई भी बच्चा आता है, कभी कभी बच्चे के अंदर ही होता है मुझे पता नहीं आता है नहीं आता है, वो हमारे से पूछता आकर के कि सर मेरा जेआरएफ हो जाएगा क्या। चलो जेआरएफ भी ना सर, मुझे तो नेट ही चाहिए, हो जाएगा क्या। हम कहें क्यों नहीं होगा भाई, तू तो जेआरएफ लेके जाने वाला। कई बार हमें ये लगता है कि शायद बच्चा उस लेवल का नहीं है, पर टीचर को ये क्लासरूम में चाहिए कि अपने बच्चे का मोरल बूस्टअप कर दे। भाई तेरे से तो बड़ा विद्वान है ही नहीं कोई। तो देखोगे इसी चीज को हम कहते हैं क्लास में जब बीच बीच में बच्चे को सकारात्मक प्रेरणा देता है टीचर, ये सबसे बड़ा काम होता है टीचर का, अपने बच्चे को मोटिवेट रखना, उसका कॉन्फिडेंस इतना बना के रखना कि वो, और कर जाते हैं बच्चे। अगर किसी टीचर ने अपने बच्चे से कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी, तो चाहे उसकी इंटरनल इतनी जिज्ञासा हो कि वो कर ले, बट वो उसके प्रयासों को धक्का देती है, पुश करती है, उसे डिमोटिवेट करती है। तो टीचर को हमेशा चाहिए अपने बच्चे को मोटिवेट करे। और ये बेटा क्वेश्चन आपके कई बार आया है, अर्थपूर्ण मौलिक सराहना, बच्चे को
पॉजिटिव फीडबैक दे। जैसे आपके नंबर आए बहुत अच्छे, देखोगे ना किसी के अगर 16 भी आए तो भी हमने कहा बहुत बढ़िया है। उस दिन उस गुड़िया के 16 नंबर आए, जो नई बच्ची आई थी वो, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर है। जिस बच्चे ने क्लास ही नहीं की और उसके 30 में से 16 50% रिजल्ट लेके आया है, तो पॉजिटिव देखो उसमें। तो टीचर को पॉजिटिव देखना चाहिए, अपने बच्चे की सराहना करनी चाहिए, अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। जितना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी होगी उतना ही मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, क्योंकि आईसीटी यूज होने से आपके इंद्रियां सेंसिव काम करना शुरू कर देती हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। सामाजिक सक्षमता, सामाजिक दर्जा, प्रेरणा, संवेगात्मक स्वास्थ्य, रचनात्मक उपागम, ये सब बेटा आपके क्या हैं, इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर हैं। इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए ये सब चीजें आपकी होनी जरूरी है। चले आगे बेटा, इसमें तत्व क्या है, अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर। मैंने आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताई है, जब कोई बच्चा हमारी क्लासरूम में आता है, बैठता है, तो उससे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो वेलकम है, आपका वेलकम किट दी जाती है 4 क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपको कितना पता है कितना नहीं पता, ये क्या है, आपकी मानसिक योग्यता का स्तर पता करने के बाद वहां से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टअप दिया जाता है वहां से। ठीक है, अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के अध्ययन में रुचि का सार और अधिगमकर्ता का समाज के बारे में दृष्टिकोण, ये सब चीजें एनालिसिस की जाती हैं। तो इन्हें करने के बाद अगर टीचिंग होगी, शिक्षण होगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपको क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो यही चीज पता करनी है टीचर को। और टीचर अगर उसी चीज को दे रहा है जो उसे चाहिए, तो बहुत बेस्ट टीचर है। कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई बच्चा आया उसे गलत साबित कर देता है, टीचर बहुत अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप देखोगे सामने वाले को गुड़ चाहिए, आप स्पंज रसगुल्ला लिए बैठे, उसके लिए ले बेटा ये कहा, उसे तो गुड़ खाना है भाई। तो टीचर का कार्य क्या है, अगर उसे बेसिक चीज चाहिए तो बेसिक दे, एडवांस चाहिए तो एडवांस दे। इसीलिए बच्चे का जब इंट्रोडक्शन होता है क्लास में, पहला दिन होता है, तो टीचर का कार्य है उसके स्तर का पता करना। प्रभाव उत्पादक शिक्षण अध्ययन प्रणाली या प्रभावी अध्ययन निर्धारित करना कि क्या निर्देश अधिगम होगा, किन रणनीतियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन निर्धारित करना, अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। ये बार बार आपके इसमें आ रहा है, बार बार आ रहा ना, अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक स्तर का पता करना। किसके माध्यम से पता कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन पूछते हो किससे, स्टूडेंट से। उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुपूरण के विकास, पाठ्य पुस्तक अनुपरक सामग्री दिया यहाँ पे। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड सर्वकालिक उपयुक्त है। योजना होती है, उद्देश्य होता है, कार्य प्रणाली स्वाभाविक कार्य होते हैं, समस्या दी जाती है और समस्या सुलझाने का प्रयत्न होता है। प्रोजेक्ट मेथड आगे चल के बताऊंगा बेटा इसमें। प्रभाव उत्पादकता सुनिश्चित करना, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, पूर्व अनुभव, अंतर व्यक्ति संबंध। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से क्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो का पदानुक्रम है बेटा। ये कैसे है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ऐसे करना बेटा, इसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ऐसे ठीक है। दैहिक अवस्था, जैसे मैंने एक्ट की बात की थी ना, हमारे पेट में गुड़गुड़ हुई, तो हमारी बायोलॉजिकल नीड है। फिर माइंड ने सोचा, परसेप्शन हुआ, ठीक है ना, फिर कंजप्शन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, कंजप्शन हुआ। पूरा एक टॉपिक है हमारा, सोशल एक्ट कैसे होता है। बाई दैहिक अवस्था, सुरक्षा अवस्था, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये मास्लो का पदानुक्रम है, व्यापकता के आधार पर है। यहाँ हम व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति विस्तार होता है, इसे पढ़ लेना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डीपली हो जाएगा, आप समझ तो लोगे। कोई भी व्यक्ति राजनीति की बात तब करता है जब उसका पेट भरा हुआ होता है। भूखा व्यक्ति कभी राजनीति की बात नहीं कर रहा। जो मजदूर है, जिसे 400 रुपये शाम तक कमाने, वो कभी मोदी जी के ऊपर बैठ के वहां डिस्कशन नहीं करता, चाहे कि उस पर बैठ के, उसे रिक्शा चलानी है, 400 रुपये कमाने। तो दैहिक आवश्यकता हमारी पहले आएगी, और आत्मसिद्धि की जो बात करेंगे ये बाद में आएगा। तो ये माइक्रो से मैक्रो की तरफ चल रहे हैं।
1.4 आ जाते हैं बेटा सिलेबस। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक छात्र केंद्रित। अब आपकी यहाँ दो मेथड आपके पूछे गए हैं, एक है टीचर सेंटर मेथड, एक स्टूडेंट सेंटर मेथड। आज स्ट्रक्चर को समझ लेना बेटा। जॉइंट फैमिली होती थी अब से 20 साल पहले, आज न्यूक्लियर फैमिली है, और इसमें से कुछ ये भी है। अब ये क्या है, अब तुम सोशल स्ट्रक्चर बार बार टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, आपका कोई भी चीज है, मैं सोशल स्ट्रक्चर की बात जरूर करता हूँ। तुम भी क्या होगे सर बहुत करते हैं इसकी बात। यहाँ पे आपकी जॉइंट फैमिली में 7 बच्चे हैं, तो यहाँ एक बच्चे को कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। डिवीजन भी हो रहा है, उसके पास सामान भी कम है, बट किसी बच्चे, अगर किसी फैमिली में एक बच्चा है, ध्यान रखना उस पर सबकी नजर है, फोकस है, सेंसिटिव है, उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ति की जा रही हैं। तो यहाँ बच्चा प्रायोरिटी पे आ गया है। जब बच्चा प्रायोरिटी पे आया तो शिक्षण पद्धति में भी यहाँ अब एक आमतौर पे जो अभिभावक जाता है पीटीएम में, वो क्या कह देता है कि जी पढ़े या ना पढ़े, इसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? टॉर्चरमेंट के हिसाब में आपको बता रहा हूँ। पहले डंडा होता था, डंडा बजता था, एक टीचर होता था, टीचर एक क्लासरूम में मॉनिटर अपॉइंट करता था, जिसे यहाँ सीआर बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। नई नई टर्मोलॉजी आ गई है, आप देखोगे मटेरियल वही है, बस उसका नाम बदल दिया गया है। वो एक डंडा यहाँ रखा रहता था, उसे ज्ञानदेही बोलते थे टीचर। अब जब कोई बच्चा उद्दंडता करता था तो उसी के बच जाता था। आज किसी को पीट लो तो पनिशमेंट को तो बिल्कुल मना किया है। आए दिन आप अखबार में सुनते हो कि टीचर ने बच्चे का चाटा मारा, कान का पर्दा फटा, टीचर फरार, और पुलिस ढूंढती फिर रही है। ये स्थिति है बेटा। क्यों बदली है? क्योंकि समाज का स्वरूप बदल गया। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गया, और ये भी सिंगल पेरेंट फैमिली की तरफ आ गया। आज सोशियोलॉजी में सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक है सिंगल पेरेंट फैमिली। क्या कमी आई है? आप बच्चा तो सोशलाइज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एजेंसी की, सोशलाइजेशन की एजेंसी पहले मम्मी पापा ही हैं। अगर मम्मी नहीं है तो भी एक पक्ष कमजोर है, पापा नहीं है तो भी एक कम। सिंगल पेरेंट फैमिली समझते तो हैं बेटा, आइदर मदर और फादर। जब किसी फैमिली में एक ही गार्जियन हो तो सिंगल पेरेंट फैमिली है। अब इसमें कुछ और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। वापिस आ जाओ 1.4 पे, आपका सिंगल टीचर सेंटर मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड। अब यहाँ से मोटे तौर पे आपको करना है, क्या क्या विधि है ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आपको याद करके आनी है बेटा। टीचर सेंटर मेथड में कौन कौन से मेथड हैं, इन पे आ जाओ। ये वाले व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर मेथड, हाईलाइट कर लो। आज तुम्हें सारी चीजें पढ़ के आनी है। लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर मेथड है, बहुत से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पूर्व निर्धारित विषय पे टीचर क्लासरूम में आता है, लेक्चर देता है और पूरा लेक्चर खत्म करके चला जाता है। नंबर 1 ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का, प्राचीन विधि है। नंबर 2 मितव्ययी है, सबसे कम खर्चा इसमें आता है। नंबर 3 बच्चे इसमें पैसिव हो जाते हैं, बच्चों का योगदान इसमें नहीं है। बच्चे बैठे ऐसे देख रहे हैं, सुबह पराठे खा गए, 4 नींद आ रही है, तो बच्चे पैसिव हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे बेटर है आपका लेक्चर डेमो मेथड। जो लेक्चर की मैं कमी यहाँ है वो लेक्चर डेमो मेथड में दूर हो जाती है, ठीक है। बच्चों का इसमें रोल नहीं होता है, टीचर का रोल होता है। बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओल्डेस्ट मेथड है, मितव्ययी है, कम समय में ज्यादा कंटेंट आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा है टेक्स्ट बुक मेथड, स्टोरी मेथड, लेक्चर डेमो मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। कहानी के रूप में चीजों को बताता है टीचर, ये भी आपके टीचर सेंटर मेथड है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कहां से आएगा? मेन चीज एक है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। यहां पे इसे समझ लो, आएगा तो आगे ही है। ह्यूरिस्टिक मेथड आजकल इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग रसायन शास्त्री थे। एक यहाँ पे टर्म लिखना बेटा, इपिटोमोलॉजी, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्ञान मीमांसा। हाँ,
किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके सराउंडिंग से क्रिएट होता है और उस सराउंडिंग पे ही वो थॉट प्रोसेस देता है। ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो हमारे कोचिंग के बारे में ही बता सकते हो किसी को, या डिस्कशन करोगे किसी से तो कोचिंग के बारे में करोगे, क्या हम पढ़ा रहे यही करोगे। किसी पड़ोसी के कोचिंग के बारे में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति विचारक विशेष जो उस समय काल में पैदा होता है, उसी के सराउंडिंग उसकी थॉट प्रोसेस उसकी नॉलेज होती है। अब ये प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। केमिस्ट्री में बच्चा जिस तरीके से खुद करके सीखता है, इस मेथड को इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड बोला है। रसायनशाला में, प्रयोगशाला में जो बच्चा खुद करके सीख रहा है, ये मेथड हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है और ये प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज एनटीए बना रहा है, पूछ रहा है, ट्रेंड में है। ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है आपको। और इसके साथ साथ और भी जो टॉपिक हैं आपके, इन्हें आप करके आओगे। इसमें ज्यादा चीजें मैं टाइम टेकिंग नहीं करना है। कहां तक करके आओगे, करते चलना बेटा। नोट्स आपके पास हैं। व्याख्यान भाषण विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमो मेथड। इसमें लेक्चर दिया जाता है, बट यहाँ पे जो ये पढ़ाया जा रहा है आपको लेक्चर डेमो मेथड ही है। लेक्चर भी दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रतिलेखन निरीक्षण दिया हुआ है, इसे पढ़ के आओगे आप। हिस्टोरिकल मेथड, यह शिक्षण विधि किसी तथ्य सिद्धांत संप्रत्य प्रयोग का ऐतिहासिक विकास यात्रा को समझाने में मदद करती है। यहाँ किसी भी विषय वस्तु को कहानी के रूप में विभिन्न यात्रा और पड़ावों से गुजारा जाता है, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सपोज दैट भारत की राजनीति के बारे में जब आप एनालिसिस करते हो तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किन परिस्थितियों में वो प्राइम मिनिस्टर बने, किन किन लोगों की क्या राय थी, कब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। चाइना का युद्ध हुआ आपका 62 में, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई, फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बने, फिर इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो शास्त्री को बनाया गया, शास्त्री जी को। तो अगर पॉलिटी का ये लेक्चर हम इस तरीके से बताते हैं कहानी के रूप में, एक तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा, क्योंकि बीच बीच में आपको वो भी चीजें बताएंगे कि पर्दे के पीछे से किसने राजनीति को चलाया, पिक्चर के तरीके से, ऐतिहासिक यात्रा पड़ावों के तौर पे। तो यहाँ आपका इंटरेस्ट रहेगा और ये मेथड आपका कहलाएगा हिस्टोरिकल मेथड ऑफ टीचिंग, ऐतिहासिक विधि। ठीक है बेटा, ये आपके सभी टीचर सेंटर मेथड है। अब आ जाओ स्टूडेंट सेंटर मेथड पे। छात्र केंद्रित विधियां, यहाँ पे छात्र प्रायोरिटी पे होता है। इसमें आपका प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, खेल विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड और परिवेक्षण मेथड। इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आप कर ही लोगे, ये मुझे बताने हैं। आगमन निगमन विधि टीचिंग में भी आता है, रिसर्च में भी आता है, लॉजिक में भी आता है, ये जरूर समझ के जाना आपको। इंडक्टिव पता है सबे, थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण करना। ठीक है, कर लोगे, पता है। जनगणना के आंकड़े, आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन बनता है बेटा आपसे, यहां पूछेंगे। टीचिंग रिसर्च अलग अलग नहीं है, कोरिलेट करके रखना है। जनगणना के आंकड़े जो हम इकट्ठा करते हैं वो आगमनात्मक विधि है, आगमन ऐसे रखना है नहीं। और अगर जनगणना के डेटा से हम 5 गांव के डेटा लेकर के उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द डिडक्टिव मेथड। तो ये आगमन निगमन को जरूर याद रखना बेटा, क्वेश्चन इस पे बहुत आए हैं। फॉलो अप मेथड डिडक्टिव मेथड है। सिद्धांत निर्माण करना आगमनात्मक विधि है। सिद्धांत को प्रूव करना निगमनात्मक विधि है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाना आगमनात्मक विधि है। फॉर्मूले को सत्यापित करना निगमनात्मक विधि है। ठीक है, टीचिंग में इसे अप्लाई करेंगे बेटा। वो ह्यूरिस्टिक मेथड मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग, और यहाँ पे मैंने एपिस्टेमोलॉजी भी करा दिया बेटा आपको। इसके बाद है आपका असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट क्या होते हैं, आप लिख रहे हो असाइनमेंट, आप बताओ क्या होते हैं असाइनमेंट। जरूरी थोड़ी है जो लिख रहा हो वो असाइनमेंट बताए, वो ज्यादा अच्छे से बता सके जो नहीं लिख रहे हो, इसलिए आप बताओ।
किसी भी विषय के बारे में आपके थॉट प्रोसेस कितने डेवलप हैं ये असाइनमेंट बताता है। होम असाइनमेंट होते हैं, स्कूल असाइनमेंट होते हैं। आप देखोगे ना कि जब हम पीएचडी करने जाते हैं, पीएचडी से पहले एमफिल होती थी, अब खत्म कर दिया गया है, कोर्स वर्क के थ्रू इसमें बिल्डअप किया जा रहा है पर्सनैलिटी को। इससे पहले सेमिनार आते थे हमारे यहाँ, और ये सेमिनार इसी फॉर्मेट में लिखा जाता था जिसमें कि पीएचडी करोगे आप। किसी बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटी करके उसकी क्या है कैपेसिटी बिल्डअप करना है, ये एकेडमिक क्षेत्र में भी है। सपोज दैट आपको टारगेट दिया गया कि आप 10 किलोमीटर की रेस लगाओगे, तो क्या करोगे आप? पहले दिन जाओगे 10 किलोमीटर लगा दोगे क्या? तो पहले दिन आप घूम के ही आओगे, सीधा घूमने गए हो बस। 3-4 दिन घूमोगे, फिर 500 मीटर की दौड़ लगाओगे, फिर 3-4 दिन 500 मीटर की लगाओगे, फिर 15वें दिन बाद पता चला 1 किलोमीटर की लगाने लगे आप। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस करते हैं हम बच्चे को असाइनमेंट देने के बाद, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर उसके ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसके विचार क्या हैं, उन चीज को हम क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से होम असाइनमेंट, स्कूल असाइनमेंट है ये आपके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कराओगे? यहां से आपकी कल क्लास चलेगी प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। टीचिंग में 2-3 क्लास और हैं, हिंदी मीडियम की, फिर इंग्लिश मीडियम की कराऊंगा, और कल एक आपका टेस्ट भी होगा, हो सकता है आज ही ग्रुप में आ जाए आप, ठीक है ना। यहीं पे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, और 10 टेस्ट आपके होंगे, 10 ही आपकी क्लास होंगी एमसीक्यू से रिलेटेड, और 10-12 क्लास आपकी टीचिंग से रिलेटेड होंगी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से। तो ऐसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो आप लिख के लेके आओगे। सभी नोट्स जो आपको दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, या नोट्स आपके पास जो हार्ड कॉपी है, उन्हें पढ़ के आना है आपको, और साथ साथ आज से 100 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है।